नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और आज बोकारो के एक बड़े शिक्षाविद और एक समाज सेवी से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं। आप इन्हें पहचानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके नाम से परिचित हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके साथ इनके व्यक्तिगत संबंध हैं। सोशल एक्टिविटी में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। नाम है अनंत कुमार सिन्हा जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सिन्हा साहब, स्वागत है आपका जेटीएन न्यूज़ इंडिया। थैंक यू जेटीएन न्यूज़ का ही बहुत बहुत स्वागत है। सिन्हा साहब, सबसे पहली बात कि आप तो एज ए प्रोफेशन आप रेलवे में हैं, एज ए स्टेशन सुपरिटेंडेंट, लेकिन आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है सोशल एक्टिविटी को लेकर के वो बहुत ज़्यादा है। हम लोग भी वॉच करते हैं इन सब चीज़ों को। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई अगर कहीं कुछ कर रहा है तो वो समझ में आता है और हम लोग रीड करते हैं इन चीज़ों को। तो ये सोशल इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा कैसे है? आपका तो फ्यूचर भी सिक्योर्ड, आप तो गवर्नमेंट जॉब में हैं। सोशल सर्विस के लिए फ्यूचर की कोई बात नहीं है। डे टू डे जो हम काम करते हैं, हमने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया है। और मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में जीवित है, अगर भगवान ने उसे कुछ दिया है तो हमारी भी ये ड्यूटी होती है, हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि हम भी समाज को कुछ दें। आमतौर पर सिन्हा साहब ये होता है कि समाज ने हमको क्या दिया, सरकार ने मेरे लिए क्या किया या माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया, ये जो रिपे का जो माइंड सेट है या समाज को वो लेने के बदले देने का जो मतलब एक सेंटिमेंट है, ये सिंस फ्रॉम चाइल्डहुड है या फिर जब आप समर्थ हुए तो ये चीज़ आई आपके अंदर? नहीं, ऐसा है कि एक तो सिंस फ्रॉम चाइल्डहुड आप कह सकते हैं, माता पिता से आता है। और दूसरी बात ये है कि मैं संत निरंकारी मंडल से जुड़ा हुआ हूँ। आप स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए हैं। हमको लग रहा है कि ये चीज़ वहाँ से ज़्यादा मोटिवेशन वहाँ से और है। वहाँ पर हमारे जो सदगुरु हैं, अभी माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज हैं, और वो बार बार इसी बात को कहती हैं कि प्यार देने का नाम है, लेना नहीं है। हम अगर दुनिया में पैदा हुए हैं तो हमारे सदगुरु कहते हैं कि दुनिया में सारे लोग इसलिए पैदा हुए हैं कि वो हमसे सेवा करवाएं, और हम पैदा हुए हैं लोगों की सेवा करने के लिए। बस उसी बात को ध्यान में रखकर मैं लोगों की सेवा करता हूँ। माइंडसेट जो चैरिटी को लेकर के है, तो उसके कारण ये है। मसीर साहब, एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका एनएससी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो सबसे पहले तो एक्टिविटी के बारे में बताइए कि एनएससी जो आपका वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वो करता क्या क्या है? एनएससी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तो पिछले 3.5 साल पहले बना, लेकिन 2008 से ही हम इस चास में और बोकारो में कहीं कहीं सफाई अभियान कराते हैं। साल में कम से कम 4 बार अपने बच्चों के ग्रुप को लेकर, अगर मान लेते हैं कि हम एनएससी से स्टार्ट किए तो चेक पोस्ट, फिर गुजरात कॉलोनी, कैलाश नगर घूमते हुए फिर यहाँ तक आए। इस तरह से हम लोग सफाई अभियान कराते हैं लोगों में चेतनता के लिए, अवेयरनेस के लिए कि सफाई बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तो माननीय प्रधानमंत्री जब 2014 से आए हैं, उसके बाद तो सफाई का नारा ही पूरे देश में लग गया है। और स्वच्छता को लेकर सब इसको हम दूसरे वे में ले रहे हैं। हम उसको ऐसे लेते हैं कि जैसे कि पूरे समाज को लेकर के या पूरे लोकेलिटी को लेकर के, इवन आप चास में रहते हैं तो चास को ही अगर हम मान करके चले तो एज एन इंडिविजुअल और एज ए संस्था के तौर पे पूरे चास को साफ करना तो संभव नहीं है, उसके लिए निगम बैठा हुआ है। लेकिन आप इतना प्रयास कम से कम जरूर करते हैं कि लोगों के बीच, आपके आसपास में सफाई हो जाए और लोगों के बीच एक संदेश चला जाए कि थोड़ा अवेयर रहो। बस मेरा ही काम है कि लोगों में जागरूकता फैलाना। हमारा ये तात्पर्य कभी नहीं है कि हम अगर साफ कर दिए तो पूरा नाली साफ हो गया, मगर एक बार अगर उस नाली के बगल में रहने वाला व्यक्ति इस बात को समझ गया कि मुझे अपनी नाली साफ कर देनी है, अपने घर के आगे सफाई कर देनी है। जैसे हम लोगों ने एक स्लोगन भी लिख के रखा है, कम से कम अपने घर के सामने की सफाई जरूर करें। ये हमारा स्लोगन बैनर में रहता है। जब सब लोग अगर ऐसा करें तो सब जगह सफाई हो जाएगी। ये प्रयोग है जो अगर लोग आत्मसात करें तो रिजल्ट होगा, तो वो रिमार्केबल रिजल्ट होगा, डिसाइसिव रिजल्ट होगा। सिर्फ सर, एक चीज़ और भी है, आपकी संस्था से जुड़ा हुआ है कि जो फंडिंग है आपके संस्था को लेकर के, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब काम करना है या जनोपयोगी ये स्कीम चलाना है तो उसको फंडिंग की ज़रूरत है। तो ज़रा बताइए कि एनएससी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ से? अभी तक हम लोग बाहर से किसी तरह की कोई फंडिंग लेने का अभी तक हम लोगों ने प्रयास भी नहीं किया है। हमारी जो फंडिंग है, जो बच्चे हमारे यहाँ से जॉब ले चुके हैं वो हमारी संस्था में शामिल हैं। वो कभी 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया, किसी का बर्थडे हुआ बच्चे का, किसी का मैरिज डे हुआ तो वो खुशी में वो कुछ कंट्रीब्यूट करता है, उसी से हम काम करते हैं। और सिर्फ सफाई ही नहीं, हम लोग वृक्षारोपण का भी कार्य कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। ये रेगुलर चलता है? रेगुलर चलता है, प्रत्येक वर्ष चलता है। हर एक साल? खास करके जब संख्या की अगर हम बात करें तो कितना संख्या होता है जो पौधा लगाते हैं? जैसे हम आशालता नर्सरी के साथ मिलकर हम लोग लगता है कि हज़ारों पेड़ लगाते हैं, हज़ारों। सिर्फ मेरा अपना पर्सनल नहीं, वहाँ दिव्यार्थी संस्था है, आशालता का अपना नर्सरी है, फिर आप एडमिशन के साथ मिलकर
हज़ारों लाखों की संख्या में पेड़ लगता है, उसमें हमारा भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहता है। वो एनएससी उसके साथ जुड़ के काम कर लेता है। काम करता है। सिर साहब, मैंने सुना है कि आप वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर भी काम करते हैं। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने काफ़ी वाटर हार्वेस्टिंग में काम किया। मुकेश सर जब डीसी थे उस समय बहुत मीटिंग भी हुई थी। रंजन मिश्रा सर जब डीडीसी थे उस समय इस पर लेकर हम लोगों ने बहुत काम किया। जगह जगह हम लोगों ने इस तरह का एक शिविर आयोजित किया या लोगों को इकट्ठा करके। एनएससी भी कई बार ऐसा हुआ कि वाटर हार्वेस्टिंग पर कुछ किसी को बुला दिया गया, वो अपना स्पीच दिया और लोगों को अवेयर किया गया, ताकि ये बहुत ज़रूरी है। और चास के जैसा आप जानते हैं, जहाँ हम चास में रह रहे हैं और जिस तरह पूरे विश्व में पानी की कमी हो रही है, और चास इससे अछूता नहीं है। आपका चेक पोस्ट का एरिया में देखिएगा तो पानी अभी भी बहुत ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है, ग्राउंड वाटर कम बहुत डाउन है अभी भी। तो इसमें काम करते हैं। तो सिर्फ एक चीज़ और भी है कि जैसे मान लीजिए कि अभी नगर निगम है या बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो बिल्डर बनाते हैं, तो उसमें अब ये कंडीशन लगा दिया गया है कि आपको जो बिल्डिंग का जो एरिया है वो आपको वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया गया, डिज़ाइन के साथ ही कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारे छोटे घर हैं, वहाँ जब वर्षा का पानी है, वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। छोटे जो घर बनाते हैं, सिंगल स्टोरेज है, डबल स्टोरेज है, 2 डिसमिल 4 डिसमिल 5 डिसमिल पे घर बनाए हुए हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है इस पूरे मामले का, तो उनको आप कैसे प्रेरित करेंगे या उनको आप सीधे क्या कहना चाहेंगे कि वो काम करें इसको लेकर? जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं, वो चास से और किसी भी एरिया से आते हैं, उनको भी हम मोबिलाइज करते हैं और इस बात के लिए तैयार करते हैं कि तुम्हारे घर के आसपास अगर कोई नया मकान बन रहा है तो वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अगर कोई 1 डिसमिल 2 डिसमिल भी अगर ज़मीन अगर अपना मकान बना रहा है, तो मैं ये नगर निगम को सुझाव दिया था कि 2-3 मकान मिलकर एक जगह अगर वाटर हार्वेस्टिंग कर देंगे तो आपका नियर बाई में 2-4 लोग मिलकर भी एक बड़ा अगर वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ग्राउंड वाटर लेवल वो जो है वो रिचार्ज कर जाएगा। सिर्फ साहब, एक चीज़ और भी है कि आपके एनएससी के अंदर मैंने सुना है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, आप लोगों से खुद ही अप्रोच करते हैं कि आ जाओ हमारे यहाँ, तो इसके पीछे सोच क्या है? मैंने पहले ही कहा था कि मैं पैदा हुआ हूँ लोगों की सेवा करने के लिए, और जो सेवा करने के लायक है, जहाँ पर डिजर्व करते हैं, जो डिजर्व करते हैं, जहाँ हमको अपॉर्चुनिटी दिखती है कि यदि हम वहाँ कुछ हेल्प करेंगे तो उनका कुछ विकास हो जाएगा और मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसके लिए मैं मानव सेवा आश्रम में काम करता हूँ। आशालता दिव्यांग केंद्र में पिछले 12 वर्षों से काम कर रहा हूँ और वहाँ के 3 विजुअल इम्पेयर जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, वैसे बच्चों की नौकरी लगी, दृष्टिबाधित बच्चों को नौकरी लगी है, जो चल नहीं सकते हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप हैं, जो मतलब दिव्यांग हैं जिसको कहते हैं, जो चल नहीं सकते हैं, पैर सही, जिनका हाथ नहीं है, उस तरह से अगर बच्चों को देखा जाए। और वहाँ ही नहीं, इसके अलावा लेप्रोसी बस्ती जो निर्मल ग्राम है हमारा, जहाँ के लोगों का मुख्य पेशा भीख मांगना ही है, वहाँ के बच्चों को भी अपने यहाँ बुलाकर हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और मेरा मानना है कि अगर एक बच्चा को अगर नौकरी लग जाएगा तो उसका परिवार पूरी तरह से सुखी हो जाएगा, और यही मैं प्रयास करता हूँ। चूँकि हम लोग विजुअल मीडिया में हैं और हम लोग काम कर रहे हैं, और आपने अच्छा हुआ कि ये मुद्दा आपने उठाया है निर्मल ग्राम को लेकर के। जो कुष्ठ से प्रभावित जो लोग हैं और जिनका भिक्षाटन मतलब मुख्य पेशा है, तो उनके घरों के जो बच्चे हैं, हमको लग रहा है कि ये समाज का वंचित वर्ग है और बहुत सारे लोग हैं जो कि इनके बारे में बहुत कुछ जानते नहीं हैं। तो सिन्हा साहब जरा बताइए कि उन घरों के बच्चे किस तरह के हैं और उनका वो क्या नॉर्मल है और समाज के अंदर उनका क्या ये है? पिछले 5 वर्षों से मैं निर्मल ग्राम जो मनसा गेट के पास है कुष्ठ रोग बस्ती, वहाँ कार्य कर रहा हूँ। और अभी 30 जनवरी को लेप्रोसी डे था, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। इसमें हमारे माननीय डीसी सर भी साथ में गए थे, डीडीसी भी गए थे, हमारे चास के मुस्लिम कमिश्नर जहाजी भी गए थे, सारे लोग वहाँ पर गए थे। और अभी झारखंड गवर्नमेंट 30 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, 13 फरवरी तक, आज 13 तारीख है तो आज ये एंड हो रहा है, तो आज तक झारखंड सरकार स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चला रही थी, जिसमें मैंने भी 3-4 जगह शिविर लगाकर लोगों को मोटिवेट किया कि ये बीमारी दूर हो सकती है और ठीक हो सकती है अगर समय पर इलाज हो जाए। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि उन बच्चों के बारे में, तो बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और आपको मैं एक सूचना ये भ्रांति है, इसलिए मैं बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं, 100% वो हेल्दी हैं। मैं आपको एक डेटा दे देता हूँ। अभी हाल में कोरोना टेस्ट वहाँ पर हुआ, पूरी बस्ती में करीब 500 के आसपास वहाँ लोग हैं, 230 वहाँ परिवार हैं, 3 कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर। उस 500 लोगों में एक व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न है उनको जो दवा मिली है कुष्ठ के लिए, मुझे जैसा लगता है जो उनको दवा मिली है कुष्ठ के लिए, उससे उनका इम्यूनिटी पावर बढ़ गया है। और यही कारण है कि किसी को कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सका। वहाँ बच्चे आपस में खेलते कूदते सब कुछ करते हैं।
मतलब वो मिक्सअप क्वालिटी है वहाँ पे, लोग मिक्सअप क्वालिटी है बच्चों के अंदर, वो क्योंकि mix up सब करके। आपस में ही रहते हैं, मगर किसी को कुछ कोरोना छू नहीं पाया है। सिन्हा साहब, आपका जो सेंटर है एनएससी को लेकर के, मैंने सुना है कि हज़ारों बच्चे हैं जो कि आज जॉब में हैं, तो इस सफ़र के बारे में ज़रा बताइए कि ये संस्था कब आई है और अब तक कितने बच्चे हैं जो कि एजुकेशन ले चुके हैं यहाँ से। जहाँ तक इस संस्था की बात है तो 1993 में जब मैं खुद ही बेरोजगारी से ग्रसित था, उस समय जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मैं पटना में रहता था और पटना में कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशन में मैं पढ़ाया करता था। फादर 1993 में रिटायर हो गए। हम लोग का यहाँ पर पापा रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला उससे 2 रूम 4 से बनवा दिए थे, हम लोग यहाँ शिफ्ट कर गए। अब पिताजी रिटायर BSL में जो 93 में रिटायर किया होगा उससे कुछ पैसा उसे मिलता भी नहीं था, और जो मिला था बहन की शादी में ऑलरेडी खर्चा हो चुका था, तो कुछ पापा को मिला नहीं था। किसी तरह से हम लोग जीवन बसर कर रहे थे। फिर ये साल 1993 का है, 93 की बात है। तो 23 अगस्त 1993 को मैंने यहाँ पर अपने 2 रिलेटिव के बच्चों को पकड़कर, जिसमें मेरा भाई हुआ, चचेरा भाई हुआ दूर का, उनको पकड़कर यहाँ पर कोचिंग स्टार्ट किया। वो 2 बच्चे से जो स्टार्ट हुआ, धीरे 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 उनमें से लोग क्वालिफाई करते गए करते गए करते गए करते गए। फिर 99 में मुझे नौकरी भी लग गई। 1 साल तक मैं कटिहार में रहा और फिर 1 साल के बाद ट्रांसफ़र करा के यहाँ मैं आ गया। उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो वाइफ ऑफ इंस्टीट्यूट देखने लगी और मैं नौकरी करने लगा, और फिर भी एनएससी से जुड़ा हुआ मतलब हूँ। आप और सपोर्ट आज करते हैं। हाँ, हम सपोर्ट कर रहे हैं। एज ए टीचर हम पढ़ाते हैं, मेरी हॉबी भी है। आप अगर कहेंगे सर आपकी हॉबी क्या है, तो मेरी 2 हॉबी है, बच्चों को पढ़ाना और उन बच्चों को खोजना जिनको ज़रूरत है है एजुकेशन की। हाँ, वो दिव्यांग हो तो उनको थोड़ा ज़्यादा खोज लेते हैं, क्योंकि जो खुद समर्थ हैं वो तो चल के आ ही जाते हैं, मगर जो नीडी हैं वो जल्दी नहीं आ पाते हैं, तो उनके पास हम पहुँच कर उनको खोजते हैं। बहुत सारा बैरियर होता है, बहुत सा बैरियर होता है। सिन्हा साहब, जो ऐसे बच्चे हैं जो आपने क्वेश्चन किया कितने बच्चे क्वालिफाई किए होंगे, बिल्कुल। तो मैं आपको बता रहा हूँ 10,000 से ज़्यादा आज हमारे बच्चे जॉब कर रहे हैं। यानी कि 1993 से लेकर के अगर 2021 में अगर हम लोग बात करें, तो ये जो सफ़र है 22 साल के आसपास का, तो उसमें 10,000 से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ जैसे बोकारो स्टेशन में हमारे 3 TT ऑलरेडी एनएससी से हैं, बुकिंग क्लर्क एक एनएससी से है, स्टेशन मास्टर एनएससी से वहाँ पर है ना, जो यहाँ के पढ़े हुए हैं। 14 से ज़्यादा ड्राइवर हैं जो यहाँ पढ़े हुए हैं। और बोकारो का शायद ही, लोको पायलट, बोकारो का शायद ही ऐसा कोई ब्रांच होगा जिस ब्रांच में हमारे एनएससी के बच्चे नहीं हैं। बैंकिंग की बात कर रहे हैं। स्केल 3 तक बैंक में बोकारो में पोस्टेड हमारे बच्चे हैं। एक हमारा बच्चा दिव्यांग है, द्वारिका, उसका नाम हम जरूर लेना चाहेंगे। और द्वारिका यहाँ पर यूनाइटेड इंश्योरेंस में कार्यरत है एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये इस बात की गवाही देता है कि जो कोशिश करेगा उसको नौकरी लग ही जाएगी। सिन्हा साहब, मैंने सुना है कि जो दिव्यांग कैंडिडेट आते हैं आपके यहाँ, उसके लिए आपको काफ़ी प्रमोशनल स्कीम है आपके यहाँ, फिर रिलैक्सेशन है, आप लोगों को ढूंढ कर के लेकर के आते हैं। तो ऐसे जो कैंडिडेट अभी समाज में और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे उनको, आप सीधे क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, और आपने ये क्वेश्चन किया तो JTN न्यूज़ का हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आप जो भी इस बात को सुन रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपके घर में नहीं, आपके पड़ोस में या कहीं भी ऐसा अगर कोई बच्चा है जो दिव्यांग है, उसको आप मेरे यहाँ लाइए, हम उसको फ्री पढ़ाएंगे और जॉब लगेगी। उसमें मेरा कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन यही है कि सिर्फ वो मेरे पास आ जाए, और नौकरी जादू से नहीं लगती है, उसको साल भर 2 साल 10 साल मेरे यहाँ रहना पड़ेगा। ऐसे बहुत से ब्लाइंड बच्चों को मैं लेके आया था आशालता से, वो 2-3 महीना पढ़े और यहाँ से चल दिए। तो 2-3 महीने में कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हमारा कहीं पर कोई स्कीम है कि आया और जॉब लग गया। ऐसा नहीं है, चट मंगनी पट ब्याह वाली बात नहीं होती है। मतलब कोशिश करना, मेहनत करेगा तो लगेगा। और एनएससी एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पे काम सपोर्ट करता सिस्टम है। सिन्हा साहब, जैसे आप बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, SSC है, बहुत सारे और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मैं उनकी बात नहीं करता है, वो कर रहा हूँ कि वो तो खुद ही अपना रास्ता निकालेंगे और एनएससी उनको सपोर्ट करता है। लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं 50 to 60 वाले, 65 वाले, उनको सीधे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या मेथोडोलॉजी होना चाहिए उनको अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर के, सीधे उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जो बच्चे एवरेज हैं, मैं उनसे तो पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आप को एवरेज मानना छोड़ दें। दुनिया में भगवान ने किसी को एवरेज नहीं बनाया है। जब अपने आप को हम मान लेंगे कि आई एम द बेस्ट, ये अगर अपने आप को मान लेते हैं, सेंस ऑफ बिलीफ, एकदम सेंस ऑफ बिलीफ ही काम करता है। अगर हम मान लेंगे कि आई एम द बेस्ट, मेरा दावा है कि आप बेस्ट हो जाएंगे। जिस दिन से आपकी सोच हो जाती है ना कि मैं बेस्ट हूँ, आप बेस्ट हो जाएंगे।
और एक बात बच्चों आपको जरूर ध्यान रखना होगा, अगर कोई ऐसा बच्चा हमारा इंटरव्यू देख रहा है जो कि तैयारी करता है या तैयारी करने की सोच रहा है, तो उनको ये जान लेना चाहिए कि नौकरी किसी की भी लग सकती है। जो प्रयास करेगा उसी की जॉब लग जाएगी। हम प्रयास नहीं करते हैं, हम 1 साल 2 साल करके और छोड़ देते हैं। कोई 3 साल किया और छोड़ दिया, हो सकता है कि वो चौथी बार प्रयास करता तो उसका जॉब लग जाता। तो जॉब किसी की भी लग सकती है। और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए जानना ये है कि कंपटीशन में जितना भी क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, यूपीएससी जेपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव एग्जाम जैसे बैंक है, रेलवे है, एसएससी है, सचिवालय है, या दरोगा का एग्जाम है, या सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, वही बात हुआ, या कांस्टेबल का है, इन सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं सिर्फ मैट्रिक लेवल तक के ही। थोड़ा फास्ट करना होता है, ये समझना है। हाँ, थोड़ा फास्ट करना होता है। यहाँ पर कहीं पर भी आपको इंटर या ग्रेजुएशन या आपको अलग से साइंस या कॉमर्स की जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब मैट्रिक लेवल का जो एजुकेशन है वो एजुकेशन वही रहेगा। डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन का, हो सकता है बिल्कुल। आप स्टेशन मास्टर बनना चाहें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है, बनना चाहें, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बट क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम ओनली मैट्रिकुलेशन लेवल। यानी कि कोई बच्चा अगर क्लास 8, 9, 10 का अगर पढ़ाई अगर अच्छे से करे, डीप नॉलेज अगर रखता है, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उनका सिलेक्शन हो जाता है। सर एक चीज़ और भी है कि फिर वापस लौटते हैं आपका जो सोशल सर्विस है उसकी तरफ, कि आप अभी तक का जो मेरी जानकारी है कि लगभग 53 साल की आपकी उम्र है। आप 3 साल का आपका एज था जब आप बोकारो में आए थे। 50 साल आपने गुजारा है 50 बोकारो के अंदर। सबसे पहली बात कि इस शहर को सोशली किस बात की ज़रूरत है, आपने क्या रीड किया है? शहर को अगर सोशली कहा जाए तो मुझे लगता है कि शहर के सारे लोगों को सोशली अवेयर होने की ज़रूरत है। आज बहुत तरह की अपॉर्चुनिटी है, हमें पता नहीं है कि हम उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर लोगों को सोशली अवेयर कर दिया जाए कि इतनी तरह की सुविधा सरकार ने दे रखी है, हम उसका लाभ उठाएं। लोग सोचते हैं अरे होगा नहीं, नौकरी लगेगी नहीं, कहीं नौकरी लगता है, किसी को लगता है, जो पैसा देता है उसी का लगता है, जो बहुत तेज है उसी का लगता है। ये नेगेटिव थॉट है, ये नेगेटिविटी है। हमको सिर्फ सोशली अवेयर करना है कि नौकरी किसी की लग सकती है, जो प्रयास करेगा उसी की लग जाएगी। और अगर एक घर में अगर नौकरी लग गई तो मैंने पहले ही आपको कहा कि वो पूरा का पूरा परिवार सुखी हो जाता है। मैंने वैसे ऐसे लोगों को देखा है जो झोपड़ी में रहते थे और जॉब लगने के बाद उनके यहाँ महल तैयार हो गया है, और ये सब घर में लाइफ चेंज कर गया है। लाइफ चेंज है। सिन्हा साहब एक सवाल और है, वो समाज को ही लेकर के मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि समाज के अंदर लोगों के बीच आज बॉन्डिंग कम है। आपको लगता है कि कोई साइकोलॉजिकल रीजन है इसके पीछे, बॉन्डिंग आपस में? बिल्कुल, हाँ। कि ये बॉन्डिंग का जो लेवल है वो घटा है समाज के अंदर। सबसे पहले बात कि आप मानते हैं क्या इस चीज़ को? बॉन्डिंग का लेवल कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि जरूर घटा है, क्योंकि अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, छोटा परिवार होता है, बड़ा परिवार हो नहीं रहा है। संयुक्त परिवार आज कहीं संयुक्त परिवार आजकल ज़्यादा नहीं है, कहीं है ना। शहर में क्या होता है कि लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। मगर मेरी तो बात अलग है, मुझे तो रोड पर भी कोई अगर मिल जाता है और मुझे लगता है कि इसे कोई प्रॉब्लम है, कोई दिव्यांग है, तो मैं उसकी गाड़ी रुकवा कर, ट्राईसाइकिल रुकवा कर, मैं अपनी कार को खुद ही रोक कर या बाइक को रोक कर उससे बात करता हूँ। तो हमारी बॉन्डिंग तो ठीक चलती है। बात करना होता क्या है कि लोगों की बॉन्डिंग कम होने का कारण ये है कि लोग सामने वाले से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, यहीं पर बॉन्डिंग खत्म हो जाती है। यहाँ पे जैसे आप मेरे यहाँ आए, आप अगर हमसे कुछ चाहिएगा तो हो सकता है कि हमारी बॉन्डिंग टूट जाए। अगर हम आपसे कुछ चाहेंगे, क्योंकि लोग कुछ देना नहीं चाहते, ये वाइस वर्सा है, ये वाइस वर्सा है, ये है ना। जहां पर भी कुछ चाह होगी लेने की, वहां बॉन्डिंग नहीं चलेगा। जहां देने की चाह होगी, जैसे हमेशा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि लोग घर में बोलते हैं, परिवार में बोलते हैं, पड़ोस में बोलते हैं, बॉन्डिंग नहीं है, वो तो हमको प्यार ही नहीं करता है, वो तो हमको प्यार ही नहीं करता है। अरे देखिए, सास बहू को प्यार नहीं करती है, बहू सास को प्यार नहीं करती है, बड़ा बड़ा कंप्लेन है ये कंप्लेन तो चुटकी में खत्म हो जाएगा। इसका भी मेरे पास ट्रिक है। हमारे साथ दूर कहा करते हैं कि देना कहाँ है। अगर सास बहू को प्यार करना शुरू कर दे, बहू अगर सास को प्यार करना शुरू कर दे, हम अगर अपने पड़ोसी को प्यार करना शुरू कर दें, पड़ोसी अगर हमको प्यार करना शुरू कर दे, हम अपने बच्चों से प्यार करना शुरू कर दें, बच्चे हमसे प्यार करना शुरू कर दें, तो कोई डिमांड नहीं करेगा और प्यार हमारा लबालब भर जाएगा। लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, लोग एक दूसरे को मोरल सपोर्ट करेंगे। और ये हमको लगता है कि अगर मोरल सपोर्ट अगर किसी को मिलता है तो चाहे वो किसी भी फील्ड में है, वो राइज करेगा, वो ग्रो करेगा। सिन्हा साहब, आज से 5 साल के बाद आप अपना रेटिंग कैसे करते हैं कि एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप कहाँ होंगे?
क्योंकि एक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा बहुत अभी है, तो आप खुद को कहाँ पाएंगे 5 साल के बाद? हम सोचते हैं कि आज से 5 साल के बाद हम और समाज की सेवा करते हुए आपको मिलेंगे। आज अगर हम यहाँ पर सिर्फ लेप्रोसी बस्ती में काम करते हैं तो 5 साल के बाद आपको धनबाद का और बेरमो का और रांची का और जमशेदपुर के लेप्रोसी बस्ती में भी आपको हम काम करते हुए मिलेंगे। मतलब कि दायरा बढ़ने जा रहा है। दायरा बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा। हम तो चाहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। हमारे बच्चे को अगर पोस्टिंग अगर हो रहा है जमशेदपुर, तो हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वहाँ पर भी लोगों को हेल्प करो, क्योंकि हम जान चुके हैं कि लेप्रोसी बस्ती जाने से कुछ नहीं होता। लोग डर के जाते नहीं उधर। आप अगर मीडिया में है तो आपको पता होगा, आज से 5 साल पहले ये जो लेप्रोसी बस्ती है मनसा गेट, वहाँ से लोग, रेलवे के लोग खास करके, वहाँ से यार्ड में जाने का रास्ता है, लोग नाक बंद करके पार होते थे। उनको ये डर रहता था कि कहीं ये नहीं, वहाँ बहुत गंदगी भी थी, और नाक बंद करके जब मैं वहाँ गया तो पहले पूरे बस्ती को साफ करवाया, बाहर में भी साफ कर, अपने बच्चों को ले जाकर वहाँ साफ करवाया। आज आप वहाँ जाकर देखिए, आपको पता नहीं लगेगा कि अंदर एक भिखारियों की बस्ती है। जब वो साफ हो गए, अब मेरे साथ एक से एक लोग यहाँ के जाते हैं और कोई ऐसा फील नहीं करता है कुछ उनको हो जाएगा, कुछ होता नहीं है। तो इस तरह से अवेयरनेस जो मैंने बात की ना, समाज वाली अवेयरनेस अगर फैलेगा तो समाज का सुधार भी हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद हमेशा कहा करते थे कि अगर कुछ सुधार करना है ना, तो सुधार पहले अपने से आपसे करना है, खुद से शुरू करो। तो खुद शुरू कर देंगे, सुधार हो ही जाएगा। सर साहब के इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी आते होंगे जो आपको भी लगता होगा ये डिजर्व करते हैं कि फी कंसेशन इनको मिलना चाहिए। कुछ लोग आपको भी रिक्वेस्ट करते होंगे कि उनको छोड़ दिया जाए, तो आपने कुछ क्राइटेरिया बनाया है क्या? कोई टैलेंट सर्च टाइप का कोई एग्जाम वगैरह कि मतलब अगर किसी को देना है तो उनकी योग्यता को परखने के बाद? कोविड पीरियड में तो नहीं हुआ, लेकिन प्रत्येक साल एक हम मेरिटोरियस का एग्जाम लेते हैं, NSC मेरिटोरियस एग्जाम। उसमें कोई 5 बच्चे जो टॉप करते हैं उनको हम फ्री ले लेते हैं। जो 5 बच्चे टॉप करते हैं उनको हम फ्री तैयारी करा देते हैं, और जो बच्चे 70% 80% नंबर लाए हैं उनको भी फ्री में काफ़ी रिलैक्सेशन दिया जाता है। हाँ। मतलब एक तरह से जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं अगर वो टैलेंट हंट करते हैं या जो स्कॉलरशिप एग्जाम टाइप का हैं, तो लगभग शायद वो वही स्कीम वही है। चलते चलते सिन्हा साहब मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ कि जो सोशल एक्टिविस्ट है यहाँ बोकारो में, बहुत सारे लोग हैं जो हर एक फील्ड से जुड़े हुए हैं, और सबसे पहले मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, सबसे पहले तो एक टिप्पणी मैं चाहूँगा कि आप कैसा लग रहा है कि जो काम इन लोग के द्वारा अभी हो रहा है, क्योंकि एक सप्लीमेंट्री सवाल इसके बाद है हमारा। जितने लोग अभी बोकारो में जिस दायरा की बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं समाज के लिए, मैं उनसे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। लोग चाहे जो कहे, लोग काम कर रहे हैं। लोग भले कह दे कि वो काम नहीं करता, ये काम करता, ऐसी बात नहीं है, लोग काम कर रहे हैं। स्केल कम या बेसी हो सकता है, स्केल कम या बेसी हो सकता है, लेकिन कोई काम कर रहा है। मैं यहाँ पर बहुत संस्था को जानता हूँ, काम कर रहा है लोग को लगता है काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है। अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अब कोई सोच रहा है कि नहीं सर तो ऐसा ही बोल रहे हैं, लेप्रोसी बस्ती में आज कहाँ गए। हम वहाँ नहीं गए, मगर मेरे 4 बच्चे वहाँ ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। NSC उसको पे करेगा, मेरा प्रयास गया है। हाँ, NSC वेलफेयर उसको पे करेगा। और वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को, पहले मैं एक कंडीशन रखा था कि जो बच्चे वहाँ से 12 आकर यहाँ पढ़ रहे हैं वो वहाँ के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे, लेकिन कोविड में तो बच्चे वहाँ से आना बंद कर दिए। तो अभी मैं कर दिया हूँ कि 4 बच्चों को वहाँ से चुना हूँ, जिसको 500 रुपया 1000 रुपया हम लोग अपना वेलफेयर से उसको सैलरी दे देंगे, और वो वहाँ के बच्चे को पढ़ाएंगे। मीन्स मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा, आप अरे सर यहाँ बैठे हुए। ठीक उसी प्रकार जितने सामाजिक संस्थान हैं, मैं आपको ये ब्लाइंडली दिल से कह रहा हूँ, सारे काम करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक एक संस्था को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सब कोई काम कर रहा है। सिन्हा साहब एक सप्लीमेंट्री सवाल है, शायद ये आखिरी सवाल भी है, वो ये है कि बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो समाज सेवा से शुरुआत करते हैं, हाँ, और जब उनकी पहचान बन जाती है तो वो पॉलिटिकल फील्ड में चले जाते हैं। तो ये संभव है क्या आने वाले समय में जो अनंत कुमार सिन्हा जी हैं, जो आज सोशल वर्कर हैं, कल को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होंगे और किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ करके क्या राजनीति में आएंगे? इसके बारे में तो मैं कोई आपको टिप्पणी नहीं दूंगा, और इस तरह का मैं अभी तक कुछ सोचा भी नहीं हूँ। आपकी योजना है क्या? मेरी ऐसी कोई योजना भी नहीं है। मेरी योजना समाज में हेल्प करने की है, जो कि मैं पिछले 23 वर्षों से, क्योंकि मैं बोकारो में देख रहा हूँ कि जिन किसी को भी राजनीति में आना है वो सोशल फील्ड में जाते हैं, समाज सेवा करते हैं, और वो सीधे जंप कर जाते हैं राजनीति में। तो आप ऐसा करने जा रहे हैं कैसे? नहीं, ऐसी हमारी कोई योजना नहीं है। कोई योजना नहीं है। सिन्हा साहब ने अपने वक्त निकाला GTN न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। ये थे अनंत कुमार सिन्हा जी, अपनी सारी बातें सुनी हैं, एक शिक्षाविद भी हैं,
और समाज सेवा में ये बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे एक पहचान है इनकी बोकारो में। अगली बार एक और मेहमान से आपको मुलाकात करवाएंगे और तब तक के लिए नमस्कार।